हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 26 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द लेसन्स फ्रॉम अ स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज। 20 साल सुनामी के हो चुके हैं और उससे क्या 6 क्रिटिकल लेसन्स हैं जिसे इंडिया को लर्न करने की ज़रूरत है आज 20 साल बाद। वो सारे 6 लेसन्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, इसको आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है यूएस चाइना रिन्यू साइंस एंड ट्रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। सो ये आर्टिकल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उतना ही जितना रेलेवेंट होगा उतना ही मैं ये आर्टिकल आपको बताऊंगा जो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट अबाउट। ये आर्टिकल भी केस स्टडी की तरह यूज़ हो सकता है मेंस में, और प्रीलिम्स और छोटे स्टेट पीसीएस में आ सकता है। सो उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मोर पे दबाएंगे तो प्रोवाइड की गई होगी। डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द लेसन्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, जोग्राफ़ी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी आई थी। टोटल 20 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं किसको, जब सुनामी इंडिया में हिट करी थी। इंडियन ओशन में ये सुनामी स्ट्रक की थी। सो उसी के ऊपर यहाँ आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल में हम 6 लेसन्स की बात करेंगे जो इंडिया को लेने की ज़रूरत है। वो कौन कौन से 6 क्रिटिकल लेसन हैं वो इस आर्टिकल में डिस्कस किए जाएंगे। शुरू कर लेते हैं। The 2004 tsunami affected a number of countries, making it a truly global disaster. There are 6 critical lessons we must consider. सबसे पहला लेसन क्या है? First, the importance of mangroves in providing natural protection to coastal areas. They serve as a vital buffer against waves. Unfortunately, the significant destruction of mangroves in India and other countries to promote shrimp farming, meet basic wood, fuel needs, and for tourism has disrupted the natural ecosystem. So, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन की तरह काम करती है कोस्टल एरियाज़ में। तो कोस्टल एरिया में अगर आपकी मैंग्रोव्स रहेगी तो जो वेव्स आएगी वो इतने आसानी से अंदर नहीं आ पाएगी और बफर की तरह ये काम करती है। वेव की स्पीड को रोकना, वेव को रोकना, ये सारे काम जो है मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लगातार इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है इंडिया में भी और बाकी कंट्री में। रीज़न क्या है? श्रिम्प फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, बेसिक वुड और फ्यूल नीड्स को मीट करने के लिए और टूरिज़्म के पर्पज़ से लगातार जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसे डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसके कारण नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। In many cases, the construction of artificial barriers, brick and mortar wall may actually increase people's susceptibility to damaging effects of wave. बहुत सारे केसेस में लोगों ने आर्टिफिशियल बैरियर बना के रख लिए है ना, दीवारें बना ली है। दीवार बनाने से कुछ होगा नहीं यार। मान लो आपने बहुत बड़ी दीवार बना ली तो वेव्स आएंगी लगातार इस दीवार को है ना हिट करेंगी। मान लीजिए ये आर्टिफिशियल बैरियर ब्रेक हो जाता है तो बहुत तेज़ी से है ना, जिस तरीके से डैम से पानी आता है उसी तरीके से आपके पास पानी आएगा और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और आप वनरेबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है ये जो आर्टिफिशियल बैरियर है। सो ये बेसिकली पहला लेसन है कि भाई मैंग्रोव फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है रेदर देन की डिस्ट्रक्शन करने की। दूसरा क्या है? कीपिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज बीचेस इन द पब्लिक डोमेन इज़ क्रूशियल। जो कॉमन रिसोर्सेज हैं जैसे कि बीचेस हैं इसे पब्लिक डोमेन में रखना ही क्रूशियल होगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोस्ट लाइन नहीं करना है, जैसे कि थाईलैंड की यहाँ पर एग्जांपल दिया है। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोस्ट लाइन्स किया गया ड्यूरिंग 1980s एंड 1990 अलाउ प्राइवेट इंटरेस्ट टू डेवलप होटल लेजर एक्टिविटी एंड डिस्प्लेसिंग
लोकल कम्युनिटी। सो 1990 में यहाँ पर जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर होटल्स बनी, लेजर एक्टिविटीज़ बनी और जो लोकल कम्युनिटी वो धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म हो गई। पूरा फोकस टूरिज़्म पर लगा दिया गया। दिस लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लेबर इंक्लूडिंग द राइज ऑफ सेक्स इंडस्ट्री। एडिशनली अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन टू इनफॉर्मल सेक्टर जॉब। Thailand economy become highly vulnerable to global fluctuation and is a lesson for India. So यहाँ से जो लेबर मार्केट है उसमें सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला। सेक्स इंडस्ट्री का भी यहाँ पर राइज हुआ, जॉब भी जो है ट्रांजिशन होने लगे। पहले जो जॉब हुआ करते थे वो सैलरीड जॉब हुआ करते थे, अब इनफॉर्मल जॉब हो रहे हैं लोगों के पास। पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है वो किस पर डिपेंड कर रही है, बाहर से जो लोग आएंगे टूरिज़्म पर डिपेंड कर रही है थाईलैंड की। और अगर मान लीजिए ग्लोबल इकॉनमी में कुछ वनरेबिलिटी होती है या फिर पूरे वर्ल्ड में कुछ इश्यूज होते हैं तो जो थाईलैंड की इकॉनमी रहेगी वो किस पर रिलाई करेगी, इन वनरेबिलिटीज़ और इशू पे। कि नहीं होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया चलना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, ग्लोबल फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उनकी इकॉनमी को खतरा है, जो कि इंडिया के लिए एक लेसन है ना, कि आप ज़्यादा जो है टूरिज़्म के भरोसे ना रहें, अपने एनवायरनमेंट को भी संभाल के रखें। थर्ड है सुनामी क्रिएटेड विनर एंड लूज़र इन द मार्केट। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। रेंट्स, प्राइस ऑफ लैंड, गुड एंड सर्विसेज ऑल रोज, बेनिफिटिंग ओनली एसेट ओनर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो जो लैंड के रेंट होंगे, जो प्राइसेस होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो भी एसेट के ऑनर रहेंगे और सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। जो लोकल मार्केट होंगे वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएंगे और उस लोकल प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा विथ एक्सटर्नली सोर्स गुड, है ना। जब भी आप इस तरीके से टूरिज़्म इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तो वहाँ पर होटल ये सब सारी चीज़ें खुल जाती, लोकल मार्केट यार लगभग ख़त्म हो जाता है, जैसे थाईलैंड में देखने को मिला है। फिर बाहर से एक्सटर्नली सोर्स गुड को बुलाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है और उसके कारण जो इंटरडिपेंडेंट लोकल इकॉनमी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड में लोग लगे हैं वो छोड़ के कैजुअल लो पेड लेबर करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल जो फिशिंग है उसमें लगे हुए लोग ना छोटा मोटा काम करने लगेंगे अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो। A push for mechanized fishing become particularly noticeable, displacing traditional artisan fishing practices using catamarans. The degradation of natural resources intensify, leading to overfishing, waste accumulation, loss of fish. So ये भी देखा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल आर्टिसनल फिशरमैन हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिसन फिशिंग प्रैक्टिसेस है उसे रिप्लेस किया जा रहा है और उसकी जगह मैकेनाइज फिशिंग को सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मैकेनाइज फिशिंग यार बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होती है, आसान ज़रूर होती है लेकिन उसके कारण जो नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन है वो इंटेंसिफाइड हो जाता है। जुवेनाइल फिशेस भी इस मैकेनाइज्ड मशीन में आ जाती है, जो आगे चलकर है ना बड़ी फ़िश बन सकती थी, छोटी छोटी जो फिशेस होती हैं वो भी इस मशीन में आ जाती है, जिसके कारण जो रिसोर्सेज है उसका डिग्रेडेशन तेज़ी से होता है। ओवर फिशिंग भी हो जाती है कई बार इस मशीन के कारण, वेस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है और जो फिशरमैन की जो आर्टिसनल फिशरमैन है, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है उनकी लाइवलीहुड भी लॉस हो जाती है। सो सरकार कर क्या रही है, टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ा रही है, उसके बाद जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हम अब टूरिज़्म इंडस्ट्री में जॉब कर लें, क्योंकि सरकार जो है जो मैकेनाइज फ़िशिंग है उसे सपोर्ट कर रही है। मैकेनाइज फ़िशिंग हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि बहुत महंगी आती है, हर कोई ख़रीद नहीं सकता। सो ट्रेडिशनल फिशरमैन एक तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस को यहाँ पर पुश किया जा रहा है। ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है टूरिज़्म इंडस्ट्री को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करने से, अगर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीचेस हम कर लेते हैं तो। एड्रेसिंग दिस इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज एग्रेवेटेड बाय प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इज़ अ चैलेंज। अनफॉर्चुनेटली नो स्टडी एग्जिस्ट टू मेजर दिस पैटर्न। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन करते हैं तो जो इकोनॉमिक प्रोसेस में इश्यूज आ रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, उसे
स्टडी करने की ज़रूरत है, जिसकी अभी तक की कोई स्टडी नहीं हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देयर आर लेसन्स टू बी लर्न अबाउट रिलीफ एफर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। सो लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन और रिलीफ एफर्ट से रिलेटेड कुछ लेसन है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द सोशल स्ट्रक्चर दैट क्रिएट एंड सस्टेन डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस एंड एक्सक्लूजन इन सोसाइटी कंटिन्यू डूइंग सो ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिज़ास्टर। जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस और एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, वो डिज़ास्टर के समय भी फेस करना पड़ता है, बिफोर डिज़ास्टर और इवन आफ्टर डिज़ास्टर। इन अ हाईली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी सच एज इंडिया, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट कैन ऑफन रेनफोर्स एंड इवन एक्सकर्बेट प्री एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। इंडिया जो कि बहुत स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, वहाँ पर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो एफर्ट्स हैं वो ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, और इसलिए जो ऑलरेडी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में अमॉन्ग द सेक्शंस पुअर और रिच में, या फिर SC ST कम्युनिटी और जनरल कम्युनिटी में, वो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देखने को मिल रहा है और भी ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो जाता है। Evidence from tsunami affected countries suggests that social division significantly affected access to relief and rehabilitation service। है ना, जितनी भी सुनामी अफेक्टेड कंट्री है वहाँ से अगर हमने एविडेंस देखा है तो इसमें ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर सोशल डिवीज़न है तो ये भी ज़रूर होगा कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन सर्विस का एक्सेस उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर रिच हैं तो उन्हें जल्दी मिल जाएगी, पुअर हैं तो हो सकता है कि उन्हें रिलीफ ना दिया जाए। There was a notable tendency to overlook the need of vulnerable group, including laborers, Dalit tribes, immigrants, ethnic minority, widows, and single women in the distribution of relief and rehabilitation, unless some vocal group advocate their cause। सो ये टेंडेंसी देखी गई है कि जो नीड्स ऑफ वनरेबल ग्रुप है उसे ओवरलुक किया जा रहा है। कौन से वनरेबल ग्रुप है ये यहाँ पर लिखा है, जब तक कि कोई है ना वोकल ग्रुप आके इनके लिए बात नहीं करता। इन थाईलैंड, अनडॉक्यूमेंट बर्मीज और लाओ माइग्रेंट्स, मैनी ऑफ whom suffered serious injury and required urgent medical attention, had to go into hiding to avoid arrest। In Sri Lanka, Tamil minorities in north, east and northern regions received significantly less assistance despite suffering much greater devastation। सो यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं। जो थाईलैंड में बर्मीज़ और लाओ माइग्रेंट्स हैं वो अगर उनको इंजरी भी होती तो भी वो छुप जाते हैं, उन्हें मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है तो भी वो छुप जाते हैं कहीं हमें गिरफ्तारी ना हो जाए। वैसे तमिल जो माइनॉरिटी है श्रीलंका में, उनको जितना असिस्टेंस होना चाहिए उतना असिस्टेंट नहीं हो रहा है। विद इन इंडिया फिशिंग कम्युनिटी, लेबरर एंगेज इन फिशिंग, रिटेल बिजनेसेस एंड एंसिलरी एक्टिविटी कंटिन्यू टू सफर अंटिल फिशिंग एक्टिविटीज रिज्यूम बट रिसीव्ड लिटिल कंपनसेशन। इसके अलावा अगर हम फिशिंग कम्युनिटी की बात करें तो उन्हें भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता। अब सुनामी आ गई, जब तक कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है तब तक कि वो बेचारे वापस फ़िशिंग तो कर नहीं सकते जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती। तो जब तक कि फ़िशिंग वो कर नहीं सकते तब तक कि वो उन्हें किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, और जब तक कि फ़िशिंग एक्टिविटी शुरू नहीं होती है, उसका सीज़न शुरू नहीं होता, तब तक कि वो है ना उनको बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड के इशू हो जाते हैं। सो कम से कम उन्हें बेसिक सब्सिडेंस के लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, gender insensitive relief and rehabilitation policies often accentuated the vulnerability of women। तो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में हमें जेंडर इनसेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है, जिसमें महिलाओं को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, इन इंडियन फिशिंग कम्युनिटी वुमेन आर टिपिकली इन्वॉल्व इन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश और in non-fishing jobs such as collecting shells or running food stalls. They rarely own property or asset in their name. During the relief and rehabilitation, in many cases their livelihood needs were overlooked। So, जो इंडिया की फ़िशिंग कम्युनिटीज़ में महिलाएं जो एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ फिशिंग में, या फिर नॉन फिशिंग जॉब्स में काम कर रही है, फूड स्टॉल रन कर रही है, ये सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन इनके नाम पे ना ही कोई प्रॉपर्टी होती है ना ही कोई एसेट होता है। तो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के टाइम इनकी जो लाइवलीहुड नीड्स हैं उसे ओवरलुक कर दिया जाता है। जनरली जो पैकेजेस होते हैं रिलीफ के
वो लिस्ट के हिसाब से दिए जाते हैं और ये जो लिस्ट है ये फ़िश वर्कर पंचायत तैयार करती है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जो वुमेन है उनका किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं होता है इस तरह की पंचायत में, इसलिए ज़्यादातर जो मेल डोमिनेंसी होती है उसके कारण महिलाओं को ओवरलुक कर दिया जाता है। इसके अलावा भी जो विडोज़ होती हैं फ्रॉम फिश वर्कर कम्युनिटी फेस डिफ़िकल्टी इन रिसीविंग असिस्टेंट एज दे डिड नॉट पजेस आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय फिशरीज़ डिपार्टमेंट। ठीक, तो फिशरीज़ डिपार्टमेंट के कारण जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट के द्वारा जो विडो महिलाएं हैं उन्हें आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाता है, उसके कारण भी जो विडो महिलाएं हैं उन्हें असिस्टेंस रिसीव करने में दिक्कत जाती है। द इम्पॉर्टेंट टेक अवे इज़ दैट सोशल डिवीज़न मस्ट बी केयरफुली एड्रेस एट एवरी स्टेज ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। सो जो सोशल डिवीज़न है, जो डिवाइडेड है सोसाइटी, उसको हर स्टेज पर उस जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रही है उसे हर स्टेज पर रोकने की ज़रूरत है जब आप रिलीफ और रिहेबिलिटेशन दे रहे हैं। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा वनरेबल ग्रुप है उन्हें सबसे पहले रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ क्रूशल फॉर रिलीफ एजेंसी टू रिस्पेक्ट कम्युनिटी बेस्ड लोकल इंस्टीट्यूशन स्पेशली इन कोस्टल कम्युनिटी वेयर ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व अराउंड द कंसेप्ट ऑफ कॉमन। जो सिक्स्थ और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो रिलीफ एजेंसी है वो लोकल इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, स्पेशली जो कोस्टल कम्युनिटी है जहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कॉमन बहुत ही जो है कॉमन चीज़ है। इसका मतलब क्या है, जो लोकल इंस्टीट्यूशन कोस्टल कम्युनिटीज़ के द्वारा बनाए गए हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनलाइक एग्रेरियन और अर्बन एरिया, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन फिशिंग कम्युनिटीज सच एज कुपम्स रिलाई ऑन एक्टिव डिबेट रेदर देन इलेक्शन। सो ऐसी कई डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है जो कि फॉलो की जा रही है फ़िशिंग में। उसमें ऑब्वियसली क्या होता होगा कि जो जितने भी फिशरमैन हैं है ना, अपना अपना एरिया उन्होंने बांट के रख लिया होगा सो दैट कि कॉमन प्रॉपर्टी का प्रॉपरली यूज़ किया जा सके। और ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ डिबेट चलती रहती होगी कौन कौन सा लेगा, तो इलेक्शंस की जगह वहाँ डिबेट से ये सारी चीज़ें होती है। इस तरह के इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आउटसाइड एजेंसीज़ है। द सुनामी रिवील दैट आउटसाइड एजेंसी ऑफन इम्पोज देयर नोशन ऑफ डेमोक्रेसी विच अंडरमाइन लोकल कैपेसिटी एंड रेजिलेंस बाय फॉस्टरिंग इंडिविजुअलिज्म एंड डिपेंडेंस। ठीक, सो जो बाहर की एजेंसीज आती हैं उनको लगता है कि अरे ये सही नहीं है, अपना खुद का नोशन ऑफ डेमोक्रेसी थोपने लग जाते हैं और उसके कारण जो लोकल लोगों की कैपेसिटी है, जो रेजिलियंस है, जिसके थ्रू वो अब इस डिज़ास्टर से बाहर आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और उनकी डिपेंडेंस बाहर वालों पर बढ़ जाती है। While issues such as gender insensitivity exist within these communities, a critical and long-term engagement with local structure would be more effective in addressing these concerns rather than demonizing them. So, critical और long-term engagement with local structure ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए रेदर देन डिमोनाइजिंग दैम। ये हमारा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस एंड चाइना रिन्यू एसएनटी एग्रीमेंट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, पूरा आर्टिकल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है वो कौन सा है, एसएनटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, बस इतना पता होना चाहिए। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। On December 13, China and US agreed to extend their agreement on cooperation in science and technology for an additional 5 year. So 13 दिसंबर को यूएस और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, जो कि रिन्यू किया गया है अगले 5 सालों के लिए इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 27, 2024। एंड उसके साथ साथ जो प्रोटोकॉल है उसे भी साइन किया गया है टू अमेंड इट। ऑब्जर्वर है वेलकम द डेवलपमेंट एज एन अफर्मेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बिटवीन द टू मेजर पावर।
जितने भी ऑब्जर्वर हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। लग नहीं रहा था चाइना और यूएस के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट साइन होगा। दोनों के बीच में टेंशन बढ़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप का वापस 2.0 जो एरा है वो आने वाला था और बहुत लोग स्केप्टिकल थे कि मुश्किल है कि अब किसी तरह का कॉपरेशन दोनों कंट्री के बीच में देखने को मिलेगा। ये जो एग्रीमेंट है फर्स्ट टाइम 1979 में साइन किया गया था बाय चाइनीज़ लीडर डेंग जियोपिंग और उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे जिम्मी कार्टर। एट अ टाइम व्हेन बोथ कंट्री हैड एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड एग्री टू कोऑपरेट ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हर 5 साल में इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया जा रहा है और इसके स्कोप को एक्सपांड किया जा रहा है। अब इसमें ये एस.एन.टी एग्रीमेंट्स इतना मैटर क्यों करता है, इसमें है क्या, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बायलैटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हैव बीन की टू प्रमोट कोऑपरेशन इन दिस फील्ड। दे facilitate joint research, mobility between the countries for students and scientists, encourage institutional cooperation and set up bilateral research center. So इन एग्रीमेंट्स के थ्रू बेसिकली जो हम लोग देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी करती रहती है, ऐसे कई सारे MOU साइन करती है, उसी तरह का ये एग्रीमेंट है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। बस ये है कि 2 कंट्री मिल करके जॉइंट रिसर्च करेगी, दोनों कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इधर से उधर जा सकते हैं, चाइना में जाके रिसर्च कर सकते हैं, यूएस में जाके रिसर्च कर सकते हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन है रिसर्च सेंटर को सेटअप करने के लिए वो भी किया जा सकता है, जॉइंट रिसर्च सेंटर भी बनाए जा सकते हैं। इंडिया ने इस तरह का एग्रीमेंट लगभग 83 कंट्री के साथ किया हुआ है। नेक्स्ट और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वाइल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन माइट स्क्रूटनाइज द एग्रीमेंट मोर क्लोजली, इट रिकॉग्नाइजेज the importance of maintaining cooperation with China, particularly to monitor and manage China technological advancement। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एग्रीमेंट को बहुत क्लोजली देखा होगा कि कहाँ चाइना को फ़ायदा हो रहा है, कहाँ हमें नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है और कोशिश की है कि भाई जो चाइना के साथ कॉपरेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली चाइना का जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उसे हम मॉनिटर भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं किसी तरीके से। सो ये सारी चीज़ें जो है करने के पर्पस से जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये एग्रीमेंट को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। बस इतना आपको समझना होगा, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट है वो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। ऑनलाइन सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें ज़्यादा नहीं, आपको बस इन्फॉर्मेशन चाहिए थोड़ी सी। वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 मैंडेट्स दैट प्लेटफॉर्म take reasonable steps to prevent children under 16 from creating account with penalties for non-compliance reaching 49.5 मिलियन। सो रिसेंटली एक बिल जो है प्रपोज किया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024। इसमें इसके थ्रू जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, उसमें ये कोशिश की गई है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे रीजनेबल स्टेप्स लें जिसके थ्रू जो बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं वो अपना अकाउंट ना बना पाएँ। अगर इस तरह की रीजनेबल स्टेप्स नहीं ली गई तो इन जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैक्सिमम जो पेनाल्टी है वो लगाई जाएगी विच इज़ $49.5 मिलियन। इसमें रीज़नेबल स्टेप्स लेने की बात की गई है लेकिन रीज़नेबल स्टेप्स को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। सो अपन को कैसे यूज़ करना है, एक तो हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। ऑनलाइन चिल्ड्रन की जो ऑनलाइन सेफ्टी है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, इंडिया को भी इस तरह के लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। सो केस स्टडी के रूप में इसे यूज़ किया जा सकता है। प्लस प्रीलिम्स में भी आपको आ सकता है। रिसेंटली कहाँ पर ऐसा लॉ लेकर आए हैं जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह से अकाउंट बनाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ऑब्वियसली इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा पर जितने भी छोटे स्टेट सर्विसेज है उसमें तो क्वेश्चन पूछे जा ही सकते हैं। वाइल एम्ड एट रिड्यूसिंग हार्म टू चिल्ड्रन द लॉ रेजेस प्राइवेसी कंसर्न्स ओवर डेटा कलेक्शन फॉर एज वेरिफिकेशन। मतलब पर्पस तो अच्छा है कि भाई बच्चों को हार्म नहीं हो, लेकिन उस एक कंसर्न ये ज़रूर आ जाएगा कि भाई अब एज वेरिफिकेशन करने के लिए डेटा लेना पड़ेगा। डेटा लेंगे तो फिर फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसा होता तो आधार लेना पड़ता, आधार लेते तो फिर बस वही दिक्कत है, प्राइवेसी
कंसर्न्स डेटा ले लेंगे इन लोग, प्राइवेसी कंसर्न बढ़ जाएंगे, और उसके लिए पर्सनल डेटा से रिलेटेड कोई एक्ट नहीं है जिसके थ्रू अब इंडिया में डेटा सेव किया जाए। तो यहाँ पर भी सेम कंसर्न्स हैं जैसे कि इंडिया में होते अगर इस तरह का लॉ आता तो। ठीक, ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।